हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बवाल चैप्टर है और इसको हम बहुत ही बवाल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का न्यू है। मैथमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू जब है, तो जब न्यू नहीं मजबूत होगा तो मकान कितना भी आप दीवार कितनी भी मजबूत करते जाएं, वो मकान मजबूत नहीं होता है, वो इमारत मजबूत नहीं होती है। तो हमें न्यू मजबूत करना है। तो आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जो कि इसका क्रेज हर एग्जाम में है। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, एसएससी के कितने भी पैटर्न है, वो चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, सीपीओ, बैंकिंग में सब में ये पूछे जाते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट एक एक स्टेप को हमें पढ़ते जाना है। दोस्तों, आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बेसिक जानकारी देंगे और हम स्टार्टिंग से एकदम चलेंगे और स्टार्टिंग से धीरे 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 एक स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। एक बार हम एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो दोस्तों, आज फर्स्ट लेक्चर है, आप इसको ध्यान से देखिए और सबको समझ में आएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं मैथमेटिक्स उनको नहीं समझ में आती, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि आज स्टार्ट है, मैथ का फर्स्ट लेक्चर है और बेसिक है। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। दोस्तों, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों, सिस्टम तो अलग की बात है, सिस्टम तो हम बाद में पढ़ेंगे। सिस्टम का मतलब एक एक पैटर्न से हम पढ़ते जाएंगे। उसका क्या नंबर के क्या सिस्टम होते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि नंबर किसे बोलते हैं। ओके नाउ दोस्तों, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या। नंबर। दोस्तों, नंबर्स को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर एक तो है, इसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा है दोस्तों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ओके दोस्तों, रियल नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ओके दोस्तों बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को समझ में आएगा, टेंशन मत लियो। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या। दोस्तों, इमेजिनरी क्या है और रियल क्या है, इनके बातों से, इनके नाम से हमें पता चल रहा है। रियल का मतलब जो रियल में है, और इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या, जो हमारे कल्पनाओं में, जो हमारे भावनाओं में, उनका रियल से कोई लेना देना नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और जो रियल में है, जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ ये है, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर को अगर इसका डेफिनेशन बोले तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं व्हिच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, दैट इज का रियल नंबर। मींस जो संख्या रेखा पे निरूपित की जा सकती है, उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मींस वो संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो नंबर लाइन पे डिनोट की जा सकती है और जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं की जा सकती है। जो नंबर लाइन पे डिनोट हो जाएगी वो सारे रियल नंबर होते हैं, और जो डिनोट नहीं होंगी वो हमारी इमेजिनरी के अंतर्गत जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं रियल नंबर में। दोस्तों, इंटीजर होते हैं, इंटीजर प्लस में भी इंटीजर होते हैं, माइनस में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जो पूरा पूरा हो, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो दोस्तों, इंटीजर हमारे क्या क्या होते हैं? 5, 6, 9, 15, -7, -8, -9, √5, √6, √3, √25, √11, ये सब हमारे 5/7, 1/4, 2/9, ये सारे हमारे रियल नंबर हैं। इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अगर इनको कोई बोले कि संख्या रेखा पे इनको निरूपित करके दिखाइए, इनको प्रदर्शित करके दिखाइए, तो हम इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब जैसे बात करते हैं कोई संख्या, मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूं कि नंबर लाइन पे कैसे डिनोट होता है। वैसे नंबर लाइन का कुछ चैप्टर उसमें आता नहीं है, बट हम स्टार्ट किए हैं तो स्टार्टिंग की थोड़ी चीजें हमें बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं। जैसे ये हो गया लाइन, ये हो गया लाइन मेरा, ये हमारा जीरो है। अब ये जीरो के राइट साइड जो हम चलेंगे, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर चलता है, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव इंटीजर चलता है। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये ऐसे चलता जाएगा ऑन सो ऑन, कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ओके दोस्तों, और इधर -1, -2, -3, -4, और ये ऐसे 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 जाएगा, कहां तक जाएगा दोस्तों? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये जीरो के इधर सारे पॉजिटिव जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 हजार, 10,000, लाख, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो के लेफ्ट साइड में ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये लाखों करोड़ों में चलते जाएंगे, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो दोस्तों यहां से एक बात हमें पता लगती है, क्या पता लगती है? ये जीरो के इधर सारे पॉजिटिव जा रहे हैं और इधर नेगेटिव में जा रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। और इधर नेगेटिव देख रहे हैं तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां से एक बात हमें ये क्लियर होती है कि संख्या कहां से स्टार्ट हुई और कहां पे खत्म होगी, इसका कोई पता नहीं। संख्या कहां तक होती है और कहां से शुरू होती है, इसका कोई पता नहीं है। संख्याएं अनंत तक होती हैं पॉजिटिव इंटीजर में, अनंत तक होती हैं नेगेटिव इंटीजर में। तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि संख्याएं कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई। संख्याएं अनंत है, वो चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि सर इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे कोई बोले कि एक कहां पे है, 5 कहां पे है, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 है, ये हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए। 9 कहां पे है, तो हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो अभी हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे हमारा 9 आएगा, तो हम बोल देंगे ये नंबर लाइन भैया यहां पे 9 है। लेकिन जैसे दोस्तों मान लीजिए 1/4 है या 3/4 हम ले लेते हैं, 3/4, 3/4 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो 3/4 का मतलब हुआ कि इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 क्या है भैया? पॉजिटिव इंटीजर है। ये 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नाउ अब ये हमारा हो गया 0। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये इतना पॉइंट मान लीजिए 1 है, ये हमारा 1 है। 1 का मतलब ये 3/4 से क्या समझते हैं? 3/4 का मतलब हुआ कोई एक चीज है, उसके 4 टुकड़े किए गए, उसमें का 3 टुकड़ा 3/4 कहलाएगा, 3/4 कहलाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस 1 को हम 4 टुकड़े करते हैं, 1 2 एंड 3, और ये 4। अब ये 3/4 कहां पे आएगा? 1 2 3, ये हमारा 3/4 है, ये हमारा 3/4, यही है 3/4। इसको हम बोल देंगे कि ये 3/4 है। तो इसको देखिए हम डिनोट कर दिए नंबर लाइन पे। फिलहाल इसको हमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3rd 4th स्टैंडर्ड में है, इसको सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पे नहीं डिनोट करना है। ठीक है, अब इसे √25 है, √25 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो √25 का रियल नंबर क्या है? 5 है। अब इसको 5 को दिखाना है, तो 5 हमारे ये है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा रियल नंबर। रियल नंबर तो भी बहुत चीजें हैं इसमें, बट हमें रियल नंबर में नंबर लाइन में क्या डिनोट करना है, नंबर लाइन मुझे ज्यादा नहीं पढ़नी है। हमें रियल नंबर में अच्छी चीजें पे आते हैं, जहां से हमें हमारे क्वेश्चन पैदा होते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हमें फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है, जो चीज हमारे काम की चीजें नहीं। ठीक है, हमें वो चीजें पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम में आए, जो हमारे एग्जाम में मुझे क्वेश्चन मिले, मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊं। ओके, देखिए दोस्तों, अब काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। दोस्तों आप इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, इससे आप क्या समझते हैं। देखो, √9 का मतलब क्या होता है दोस्तों? √9 का मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो वो 9 के बराबर आ जाए। ओके, तो ऐसी संख्या हम बोल देंगे भैया कि 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि √4 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि √4 का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जब उसी संख्या से उसका मल्टीप्लाई करें तो 4 के इक्वल हो जाए। तो हम बोलेंगे सर वो 2 है, और 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल 4 हो जाएगा।
ओके, यहां तक दोस्तों समझ में आए सभी बच्चों का। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बोले कि √1 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर √1 का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 1 के इक्वल हो जाए। ओके, तो हम बोलेंगे सर वो संख्या है 1, वो नंबर है 1। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल होगा। ओके, बट दोस्तों -1, अब इमेजिनरी नंबर हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। मैं एग्जांपल कितना बोलता हूं आपको समझ नहीं है जब तक मैं आपको एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा। तो आप देखिए -1 का मतलब क्या हुआ। -1 का मतलब ये हुआ, अभी तक आप बोल रहे थे कि सर 9 का मतलब ये हो कि कोई ऐसी संख्या बताओ जब उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 9 के बराबर हो जाए। उसी प्रकार 4 से उसी प्रकार 1। अब -1 का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो -1 आना चाहिए। तो कोई ऐसी संख्या है दोस्तों जो -1 हो जाए? कोई ऐसी संख्या नहीं है। 1 into 1 is equal 1 बट नॉट -1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 -1 के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो -1 हो जाए। 1 into 1 is equal 1 बट 1 माइनस इंटू 1 करेंगे तो -1 होगा, बट एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये -1 का कोई ऐसे दुनिया में संख्या ही नहीं है कि जिसका उसी से गुणा करे तो -1 हो जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसका उसी संख्या से गुणा करें, उसी साइन से गुणा करें, उसी चिन्ह से गुणा करें तो -1 के बराबर हो जाए। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। सपोज दैट अगर है भी तो उसको हम मान लेते हैं आई। उसको हम मान लेते हैं आई। देखो मैंने माना, मैंने कल्पना किया, तो जब कल्पना किया वही काल्पनिक संख्या है। मैंने माना कि अगर कोई संख्या होगी दुनिया में तो वो है आई। जब मैंने कल्पना किया तो यही है काल्पनिक नंबर, यही है इमेजिनरी नंबर। और आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा। आयोटा। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। ठीक है, अब अगर इसको -1 को अगर इस रूट को उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल I²। ओके, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसका मतलब ये I² की वैल्यू कितनी होती है? -1। काल्पनिक संख्या में हमें सिर्फ इतना ही चीज पढ़नी है। इससे आपको कोई भी एसएससी की कोई भी बुक आप उठा के देखिए, बैंकिंग को कोई बुक उठा के देखिए, सीपीओ की देखिए, कोई भी राइटर के देखिए, काल्पनिक संख्या के कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। बहुत सीजीएल सीएचएसएल में कभी क्वेश्चन इससे पूछते नहीं है, तो इसको हमें ज्यादा जानना नहीं। बस हाँ इतना जानना है कि I² की वैल्यू -1 होती है, आई को का फुल फॉर्म आयोटा होता है। इतनी चीजें हमें जानना है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं। इमेजिनरी नंबर में हमें इतना ही पढ़ना था, तो इमेजिनरी हम छोड़ते हैं। इमेजिनरी में जितना हमें पढ़ना था उतना हम जान गए। अब हमें पढ़ना क्या है? जो हमारा रियल है, हमें रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर के कई तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे तरीके के पैटर्न बनते हैं, उसको हमें पढ़ना है। तो रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है दोस्तों। दोस्तों रियल नंबर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया। नाउ दोस्तों रियल नंबर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। रियल नंबर को हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। रियल नंबर को 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों। रियल नंबर में एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है दोस्तों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या को दोस्तों दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, दो तरीकों में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? वो नंबर जो p बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, बट क्यू 0 के बराबर ना हो। वो नंबर रेशनल नंबर उसे बोलते हैं, रेशनल नंबर उसे बोलते हैं दोस्तों जो नंबर p बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, p बटा क्यू फॉर्म में लिखा जा सकते, बट q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p एंड q बिलोंग करें इंटीजर में। मतलब p और बटा q फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, लेकिन q जो ये है q ये 0 के बराबर ना हो, और p और q दोनों इंटीजर हो। दोनों इंटीजर मतलब दोनों पूर्णांक हो, उनको हम बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में मिल जाए तो उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या यहीं पे मेरी नहीं खत्म हो जाती कि हम ऐसे पहचान ले बस हो गए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं के बहुत सारे फंडा है, उनको मैं एक एक करके बताता हूं, परिमेय संख्या आपको आसानी से समझ में आएगी। और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? वो नंबर जो p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन कौन से संख्या है जो हमें परिमेय संख्या होते हैं, जो नहीं होते? जैसे दोस्तों 5 है, 7 है, 9 है, 0.8 है, 0.73 है, 3/7 है, 9/11 है, 2 से ही 4/15 है। ठीक है दोस्तों, और 0.7777 ऐसे जा रहा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 0.838383 ये सारे हमारे रेशनल नंबर है। मींस मतलब हम कह सकते हैं वह नंबर जो पूर्ण इंटीजर हो, या जो डेसिमल फॉर्म में लिखा हो, या जो एक डेसिमल फॉर्म में एक पैटर्न में आ रहे हो, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो एक पैटर्न में आएंगे उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे, और जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएगी, वो हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। जैसे दोस्तों ये 0.777 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है, 7 ये जा रहा है, इसके कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये जाता जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बार, इसको हम 7 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7/9। तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से दोस्तों ये 838383838383 ऐसे आता जाएगा एक पैटर्न में। तो एक पैटर्न में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 8, 3 के ऊपर बार का साइन लगा देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 83/99। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ 9 है, यहाँ 999 है, आगे फिर 999, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आगे चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। बस आप इतना जानिए कि हाँ इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो हमारे रेशनल नंबर है, और जिनको नहीं लिख पाएंगे वो हमारे इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर नहीं है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाते। अभी मैंने परिमेय संख्या में बताया था, रेशनल नंबर में आपको यही बताया था कि वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं वो हमारे परिमेय संख्या होती है। जैसे 5 है, 8 है, 9, 10, 11 भी मैंने आपको पढ़ाया। और वो डेसिमल जो रिपीटिंग फॉर्म में आते हैं, जो एक पैटर्न वाइज आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बट वो नंबर जिनको हम अपरिमेय कहते हैं वो कौन से नंबर होते हैं उनको देखिए। जैसे दोस्तों है √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे नंबर हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है।
क्यों दोस्तों इरेशनल? जैसे दोस्तों रूट 2 का अगर हम रूट निकालें तो इसका रूट आता है 1.414 समथिंग आता है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक पैटर्न में नहीं जा रहे। जैसे रूट 3 है तो ये हो गया 1.732। अब ये ऐसे ही जाते रहेंगे। अब निकालना उसके बाद देखना, ये एक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे। एक पैटर्न को अगर फॉलो करते तो इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते थे। जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको इधर बताया था 0.5555, ये एक पैटर्न में आ रहे हैं। 0.737373, ये एक पैटर्न में आ रहे हैं। देखिए देखिए 737373, फिर आगे 73, फिर आगे 73, 555555, ये जा रहे हैं, एक पैटर्न में जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते थे 5/5/9, इनको हम लिख सकते थे 73/99। बट दोस्तों ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, ये रिपीटिंग डेसिमल था, ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये जब रिपीटिंग डेसिमल नहीं है और ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनको दोस्तों हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इरेशनल होते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यही हमारी अपरिमेय संख्या, इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या हमारी इरेशनल के अंदर आती है। ओके दोस्तों, समझ में आ गए दोस्तों? हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। चलिए दोस्तों और दूसरे तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों रियल नंबर को और भी 3 तरीके से क्लासिफाइड हम कर सकते थे। इसके पहले हमने 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। बट दोस्तों रियल नंबर को और भी 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। दोस्तों रियल नंबर को दोस्तों एक तो हम बोल सकते हैं ये है इंटीजर, और दूसरा है दोस्तों डेसिमल, और तीसरा है दोस्तों फ्रैक्शन। दोस्तों इसको पूर्णांक, दशमलव और ये भिन्न, इसको और भी 3 तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते थे। जिसमें से दोस्तों हमने इंटीजर पढ़ लिया। इंटीजर मैंने पढ़ा ना कि जो नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 5, 7, -8, -6, -4, -3, ये सारे हमारे इंटीजर हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल कैसे बनता है, डेसिमल कैसे पढ़ते हैं? देखिए दोस्तों जब हम नंबर लाइन को डिनोट करते हैं, नंबर लाइन को, तो इसमें हम करते हैं ये 0, 1, 2, 3, आगे 4, ऐसे ये चलता जाएगा। और इधर -1, -2, -3, ये ऐसे चलता चलेगा। तो दोस्तों ये हमारे जो है ये सारे हमारे इंटीजर है, ये सारे हमारे इंटीजर है। इधर पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, मतलब पूर्णांक है। बट दोस्तों इन्हीं संख्याओं के बीच में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन्हीं संख्याओं के बीच में छोटी छोटी संख्याएं और होती हैं। इन्हीं संख्याओं के, इन्हीं जैसे 3 और 4 है, इन्हीं संख्याओं के बीच में छोटी छोटी संख्याएं और होती हैं। और उन्हीं को पढ़ने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं, डेसिमल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से इंटीजर हो गया है हमारा। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल, और फिर हम डेसिमल से आपको रेशनल और इरेशनल बताते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। मैं इस बात को इतना समझाने के लिए फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एग्जाम में भरे पड़े हैं क्वेश्चन इसके। तो जब तक हम रेशनल और इरेशनल को हम ढंग से पहचानेंगे नहीं, तब तक ये हमारे समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। फिर अभी जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया तो अच्छी बात है, और जो अब पढ़ा रहा हूं ये तो आपको 110% समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं डेसिमल। तो दोस्तों डेसिमल दशमलव को हम 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, 3 तरीके से इसको हम बांटते हैं। दोस्तों एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको दोस्तों रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों। अब इसकी हिंदी जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और इसको बोलते हैं अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। अपुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है दोस्तों डेसिमल को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। इसको दोस्तों हम इस तरीके से आपको इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा आगे पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए मैं इतनी देर से सिर्फ परमेय संख्या ही पढ़ा रहा हूं। परमेय और अपरमेय चीजों को हम पहचानना ही आपको इतनी देर से बता रहा हूं। ध्यान से देखना दोस्तों। डेसिमल को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, अपुनरावर्ती दशमलव। अब इसके हम डेफिनेशन को समझते हैं। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं सर कि जो कुछ अंक जाने के बाद कट जाते हैं, वो हमारे शांत दशमलव होते हैं। जैसे है 0.75, ये हमारे कुछ 2 अंक तक चले उसके बाद कट गए तो ये हमारा शांत दशमलव है। जैसे है 0.7387, ये हमारे इतने अंक तक गए, कोई संख्या थी, इतने अंक तक जाने के बाद कट गई, 4 अंक के बाद गई कट गई। जैसे है 7.256, ये सब हमारे क्या होते हैं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं दोस्तों कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं बट एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। वो हमारे रिकरिंग डेसिमल होते हैं। जैसे दोस्तों अभी मैंने सभी चीज को मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, बट मैं आपको इसको और अच्छे से तरीके से समझाना चाहिए। जैसे दोस्तों 0.77777, ठीक है दोस्तों, 0.737373 ये हमारे एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए अशांत पुनरावृत्ति है। ये शांत नहीं बैठे, ये बेचारा शांत बैठ गया। ये 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म तक गए, उसके बाद कट के शांत से बैठ गए, जहां थे वहीं बैठ गए, भैया मेरा हो गया। बट इनकी कहानी क्या है, ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये चलते जा रहे हैं, एक ही धुन में जा रहे हैं, बट जा तो रहे, लेकिन इनके पास एक क्वालिटी ये है कि ये चले तो जा रहे हैं लेकिन एक पैटर्न में चल रहे हैं, एक रिकरिंग में चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ये शांत नहीं बैठे हैं, ये शांत तो नहीं बैठे हैं, लेकिन एक ही पैटर्न को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा अशांत पुनरावृत्ति। और इनके अंदर क्या क्वालिटी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ये एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। जैसे है 0.7389672389 ऐसे ऐसे ये जा रहे हैं। ये देखिए, ना तो ये खत्म हो रहे हैं और ना ही ये एक पैटर्न, सॉरी यहाँ पे 7 6 ये है। अब ये एक पैटर्न को खत्म, ना तो एक पैटर्न में जा रहे हैं, ये ना कहीं खत्म हो रहे हैं। जैसे 0.598 2 3 6 7 8 4 ये ऐसे डेसिमल कि ये तो ना तो कभी खत्म हो रहे हैं और ना ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों को हम इन दोनों चीजों को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये हम लिख सकते हैं 75/100, इसको लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन फॉर्म लिख दिया। इसको लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। और इसको अगर दोस्तों लिखना है तो 0.777 इसको लिखना है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको मतलब ये 7 बार इक्वल 7/9। और ये है तो ये है 7373 एक पैटर्न में जाए तो 73 इक्वल 73/9, ये एक पैटर्न को फॉलो करें। इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए, और जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए P बटा Q फॉर्म में दे पाए, तो इसलिए इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन दोनों को हम बोलते हैं रेशनल नंबर है। ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न के रूप में हम लिख पाए, इसलिए हमारा परिमेय संख्या। दोस्तों, ये ना तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ना ये कुछ स्थान तक जाके कट रहे हैं, ना तो ये कट रहे हैं और ये ना एक पैटर्न से या ना एक रिपीट ना कर रहे हैं अपने पैटर्न को, तो इसलिए ना इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव है, इसी को हम बोलते हैं ये इरेशनल डेसिमल है। यही हमारे अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है और इनको सबको हम लिख पा रहे हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया? तो ये हमारी इसी तरीके से हमारा परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आगे चीजें पढ़ते हैं। हमें लगता है कि इतना से आपको जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया परिमेय और अपरिमेय में, तो हमें लगता है कि अब आपको रेशनल और इरेशनल परिमेय और अपरिमेय में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको दो तरीके से परिमेय और अपरिमेय समझाया, एक रियल नंबर के थ्रू समझाया और एक मैंने डेसिमल के थ्रू समझाया। डेसिमल ने एक चीज को अलग कर दिया। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर आपको अच्छे नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपके कमेंट देख के पहले जो सेकंड लेक्चर होगा, मैं आपके पहले कमेंट का रिप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे अपना लेक्चर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। हम रेशनल और इरेशनल हम समझ गए और पढ़ भी लिया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतने देर से कम आधे घंटे का लेक्चर हो गया होगा। मैं इतने देर से आपको सिर्फ रेशनल और इरेशनल समझा रहा हूं। अब हम बात को फर्दर करते हैं और लेक्चर आगे करते हैं। दोस्तों, हमें आगे नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसको करते हैं इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ये सब सारी बातें पीछे हो चुकी। अब इंटीजर, दोस्तों इंटीजर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, दो तरीके से बांटा गया है। दोस्तों, एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है दोस्तों नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, दोस्तों नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जो ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक पूर्णांक हो, उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जो ऋणात्मक ना हो, धनात्मक नहीं,
कि जो धनात्मक हो। जो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो, उनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव डेसिमल, और जो नेगेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। सॉरी दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जैसे दोस्तों -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -12, -15, -1075, -275, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नॉन नेगेटिव क्या होता है? जैसे दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चला जाएगा। ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, ये भी अनंत तक चलता जाएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आया दोस्तों? ये हमारे नेगेटिव इंटीजर है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों यहां से एक बात आपको समझ में आई होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 25, 26, ये सब हमारे क्या है? नॉन नेगेटिव। और इन्हीं को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आया दोस्तों? जब हम 0 को अपने साथ मिला लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारे क्या है? यही हमारा होल नंबर है। जब हम 0 को भी अपने साथ ले लेते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से समझ में आया दोस्तों? ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां से मैं 0 को हटा दूं, यहां से मैं 0 को हटा दूं, यहां से 0 को हटा दूं और 0 को यहां पे ले आऊं, मिड पॉइंट में ले आऊं, तो 0 तो दोस्तों ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो जब दोस्तों यहां से मैंने 0 को हटा दिया, तो जब 0 लिया था तो ये हमारा होल नंबर हो रहा था, और जब मैंने 0 को हटा दिया तो ये हमारा अब हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, ये हमारे क्या है? ये हमारे नेचुरल नंबर है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। जब हम 0 को अपने साथ ले लेते हैं तो वो हमारे होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। जब हम 0 को हटा देते हैं तो वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं की एक खास बात होती है, ये पॉजिटिव नंबर के सेट में आते हैं। ये पॉजिटिव सेट में आते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर आपको कभी नेगेटिव में नहीं मिलेगा। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1275, 3485, ये सब हमारे पॉजिटिव है। और ये जब पॉजिटिव है तो ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। बट दोस्तों अगर कोई बोल दे -3, 7, -7, -8, -2485, क्या ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या नेचुरल नंबर है? क्या ये भी नेचुरल नंबर है? कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबर पॉजिटिव होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो कभी हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते, वो हमारे कभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के सेट को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जो पॉजिटिव नहीं होते हैं ये सारे हमारे नेगेटिव है, तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर के अंदर नहीं आएंगे। तो यहां से आपको 2 संख्याएं पता चली, एक नेगेटिव एक आपको होल नंबर। जब हम 0 को मिला लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से पढ़ते हैं, जो हमारी काउंटिंग में आते हैं वो हमारे होते हैं होल नंबर। और जब हम 0 को हटा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमारे पॉजिटिव सेट में आते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। समझ में आया दोस्तों? एक चीज और ध्यान में रखना है, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 तो 0 है, उसका तो ना कोई धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। 0 इज 0।
ठीक है, उसको ना हम धनात्मक में गिने काउंट करेंगे ना हम ऋणात्मक में काउंट करेंगे। समझ में आएगा दोस्तों। यहां से हमारा नेचुरल नंबर हो गया और हमारा होल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको इंटीजर के बारे में और कुछ बताते हैं, ध्यान से देखिए उसे। दोस्तों इंटीजर को दोस्तों और दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, दो तरीके से और बांटा गया है। एक तो है इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। सम संख्या, विषम संख्या। इवन नंबर किसे बोलते हैं दोस्तों? इवन नंबर सभी दोस्तों को मेरे ये सब पता होगी बातें, लेकिन हम फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आगे अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बट पहले धीरे 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 एक एक स्टेप शुरू करते हैं। जब घर बनता है, आप देखे होंगे, जब घर बनते हैं तो पहले दिन का जो काम होता है ना, तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है। वो काम दिखाई नहीं पड़ता कि काम हो क्या रहा है। आज मिस्त्री आया, ये लेबर आए, ये है, वो लाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग होती है यार, ना तो काम हो रहा है और इधर उधर मुझे दौड़ा रहे। तो कुछ दिन आज फर्स्ट क्लास में आपको हो सकता है जिन बच्चों को समझ में पहले से आया हो तो उनको बोरिंग हो रही होगी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। बट आप ध्यान में ये भी रखिए कि एक क्लास के बाद जैसे आप दूसरी तीसरी क्लास में जाएंगे, आपको क्वेश्चन जब आप अच्छे अच्छे मिलेंगे, आपके लेवल के मिलेंगे, तब आपको मजा आएगी। बट दोस्तों मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं हर बच्चों को मुझे साथ में लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारी संख्याएं इवन संख्याएं होती हैं। मतलब हम जो छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, वो संख्याएं जिनके इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं इवन नंबर होती हैं। जिनके यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो सभी इवन नंबर होते हैं। या हम इनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वो नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, वो सभी इवन नंबर होते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इवन नंबर को ऐसे पहचान लेंगे कि अगर यूनिट डिजिट पे लिखा, यूनिट डिजिट पे जो अंक लिखा है, अगर वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्याएं इवन है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो वो हमारी इवन नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n। इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों 2n, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। ठीक है दोस्तों, ये 2n का मतलब जो वो संख्याएं जो 2 के मल्टीपल होती हैं, वो सारी संख्याएं इवन होती हैं। जैसे जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होता है, जैसे 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, ये जिस यूनिट प्लेस डिजिट पे लिखे होंगे वो सारी संख्याएं हमारी इवन होगी। जैसे है 248, ये हमारी इवन है। क्यों है? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 8 लिखा है। 2, 7, 5, 6, ये क्या है? ये हमारा इवन नंबर है क्योंकि 6 लिखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे -7, 5, 84, ये क्या है? ये हमारा यूनिट डिजिट पे 4 लिखा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। दोस्तों अगर ऐसे लिखा हो, क्या दोस्तों ये इवन नंबर है? ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 लिखा है, तो इसलिए ये हमारा इवन नंबर नहीं है। ये सारी बातें आप सबको पता होगी, इसमें ज्यादा हमें कुछ बताने वाली चीजें नहीं। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? इसका उल्टा, सम संख्याएं 2 से डिविजिबल हो रही थी, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, 2 संख्याएं 2 से कट जाए, वो संख्याएं सम। और जो संख्याएं 2 से डिविजिबल ना हो, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। सपोज
जैसे 5, 7, 3, 9, 753, 8, 9, 6, 7, 2, 4, 5, ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, 5 है, 3 है, 9 है, 3, 7, 5, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रही हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों 2n+1, 2 ± 1 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n+1। कोई भी विषम संख्याएं आप कभी भी देखेंगे वो 2n+-1 फॉर्म में ही होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका निकला। जैसे दोस्तों 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 2n+1 फॉर्म में। कैसे लिखते हैं इसको? 2 × 2+1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2 और 2n और +1, ये 2 2 जा 4 +1, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी? जैसे दोस्तों है 9, अब 9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2 × 5 - 1 = 9 = 5। ये हमारे क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहीं से हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ही निकल के आए। ठीक है दोस्तों, ऑड इवन आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं, ऑड इवन समझ में आ गए। हम आपको 4 प्रकार की संख्याएं बताया। मैंने आपको बताया होल नंबर जो 0 को प्लस में करके चलते हैं, 0 1 2 4 3 5 6 7 8 9 अनंत तक चलती रहती हैं, वो हमारे होल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर मैंने बताया, जब हम 0 को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव सेट में आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर मैंने वो बताया जो यूनिट प्लेस डिजिट पे लिखे हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ओके, नाउ देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। ऑड ± ऑड = इवन। इवन ± इवन = इवन। ऑड ± इवन = ऑड। अब इसको हम समझते हैं, ये चीजें हमने क्या लिख दिया, इसको हमें समझना है, ये क्या लिख दिया, और ये आगे हमें बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको हमें ध्यान से सीखना है। ये हमने क्या लिख दिया दोस्तों? मैंने बोला ऑड में चाहे कोई ऑड संख्या जोड़ो या घटाओ तो हमेशा इवन आएगी। मतलब कोई भी विषम संख्या में यदि आप विषम संख्या जोड़े या विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएं तो हमेशा जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका एक इवन नंबर आएगा। ओके दोस्तों, उसी प्रकार इवन संख्या में आप चाहे कोई इवन संख्या जोड़े या इवन संख्या में से इवन संख्या घटाएं, जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इवन ही होगा। ओके दोस्तों, उसी प्रकार ऑड में चाहे आप इवन जोड़ें या इवन घटाएं, वो जो रिजल्ट आएगा हमेशा ऑड आएगा। इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 5 और दूसरा ऑड नंबर मैंने ले लिया 7। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। अब देखिए दोस्तों, 12 इवन नंबर है नहीं है? इवन नंबर है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 2 है, तो ये हमारा इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं इसी 7 में से 5 घटाऊं, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, अगर इसको घटाऊं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन में आएगा। समझ में आया दोस्तों? कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 17 और 15। 17 और 15। अब 17 और 15 को जब हम जोड़ेंगे, दोनों ऑड है, 17 भी ऑड है और 15 भी ऑड है। ये भी विषम है और ये भी विषम है, दोनों विषम है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32। अब इस 17 में से अगर हम 15 घटा दें तब भी जो आएगा वो भी सम ही आएगा। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे कि विषम संख्या में से विषम संख्या जोड़ो या घटाओ, जो रिजल्ट आएगा हमेशा एक सम संख्या आए। समझ में? उसी प्रकार दोस्तों कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 6 और 4।
कोई भी इवन संख्या ले लो, अगर उसको आपस में जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सम ही आएगा, वो भी इवन ही आएगा, और उसी संख्या को आपस में घटाओ तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इवन ही आएगा। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, ऑड कोई भी एक ऑड ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7, 7 नहीं, मैंने ले लिया 15 और 8, 15 और 8 ले लिया। एक ऑड है और दूसरी इवन है, एक ऑड है और दूसरी इवन है। अब इसको जब आपस में जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आएगा 15, 8, 23, वो भी ऑड ही आएगा, वो भी विषम ही आएगा। और 15 में से जब 8 आप माइनस करेंगे तो वो भी जो आएगा वो भी आपका ऑड ही आएगा। मीन्स कोई भी अगर आप विषम संख्या लेते हैं, उसमें से आप अगर सम संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा आपका विषम संख्या होगी। समझ में आया दोस्तों? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इस बात को हमें समझना था, इसको हमें आपको बताना था। ये चीजें हमें आपके आज वाले लेक्चर में नहीं, दूसरे वाला जब आपका लेक्चर आएगा तो ये चीज आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये चीजें मैं आपको, आप अपना नोट कर लेना। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात की बात थी, इवन ऑड मैंने पढ़ाया था, तो इवन ऑड पे ये चीजें हमें बताना था उस टाइम, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक पॉजिटिव सेट में आए, जो एक पॉजिटिव सेट में आए उनको हम पॉजिटिव संख्या कहते हैं, जीरो को हटा। जैसे अब नेचुरल नंबर को दोस्तों दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। नेचुरल नंबर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है दोस्तों, उसको सीखना है। वो क्या है? एक तो होता है दोस्तों प्राइम नंबर, और दूसरा होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। ये संख्याएं कहां से आई दोनों? ये नेचुरल नंबर के दो पार्ट हुए, एक हो गया प्राइम नंबर और दूसरा हो गया को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? दोस्तों प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं, उनको जो केवल दो गुणनखंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं वो प्राइम नंबर है। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे है 5, इसके देखिए दोस्तों ये किससे किससे डिविजिबल होगा? एक तो ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा और ये एक 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 7, तो ये 7 दोस्तों 1 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ना तो ये 2 से होगा, ना ये 3 से होगा, ना ये 4 से होगा, ना ये 5 से होगा, ये 7 से होगा। जैसे दोस्तों है 73, 73 एक ऐसा नंबर है जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। तो ये हमारे वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो या तो 1 से कटते हैं या स्वयं से कटते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर दोस्तों एक ये पैटर्न, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कोई भी प्राइम नंबर आपका 6k ± 1 फॉर्म में लिखा होता है।
कोई भी प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होगा वो आपका 6 के +-1 फॉर्म में होगा। छोड़ो दोस्तों, इसको भी रुक जाओ, पहले इसको देखते हैं। इसमें भी पढ़ाने लगूंगा तो ये आपको दिक्कत करेगा। देखिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि प्राइम नंबर में अभी कई और प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, को कंपोजिट तुरंत खत्म होने वाला है, इसको पहले देख लीजिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं दोस्तों जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे दोस्तों 2 है तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 है, 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, तो इसके 2 ही फैक्टर आए, 1 और 3, ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 है दोस्तों, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 4 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, 4 हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया 9 ले लिया, अब ये हो गया 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसके 3 फैक्टर है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई। जैसे दोस्तों मैंने ले लिया 15, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, तो इसलिए हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब यहां से हमें ये चीजें आपको भी समझ में आ रही होंगी। अब यहां से एक चीजें जो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको हमें जानना है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर सबसे कौन सा होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। और एक अंक में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी एक नंबर में, एक 1 डिजिट में है, वो है 9। और ये 9 एक ऐसा है, ये कंपोजिट भी है और ऑड भी है, ये 9 भाज्य भी है और विषम भी है, भाज्य और विषम दोनों संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी 4 कंपोजिट नंबर है और उससे बड़ी 9 है, और 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑड कंपोजिट नंबर, विषम भाज्य संख्या। नहीं समझ में आया, हमें इतना चीजें इसमें कंपोजिट नंबर में सीखना था, ये चीजें हमने बता दी। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो होती है 4। वो कौन सी संख्या है जो कंपोजिट भी है और ऑड भी है, वो कौन संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है, वो हमारी है 9 है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये बात आपको समझ में आ गई। अब कंपोजिट हमारा खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं इस पे जो हमने अभी कहा था। अब रुक जाओ यहाँ पे, देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको 6 के +-1 फॉर्म में लिखी होंगी। कैसे लिखी होंगी मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इसको मैं हटा, जैसे मैंने बोला आपसे कि कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, वो हमेशा 6 के +-1 फॉर्म में लिखी होगी। जैसे दोस्तों 47 है, 47 दोस्तों ये प्राइम नंबर है। 47 जो है ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो ये 1 से कटेगी और या तो ये स्वयं से कटेगी, 47 से कटेगी, इसलिए ये प्राइम नंबर है। मैंने बोला दोस्तों कि जो भी प्राइम नंबर होंगे, जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो हमेशा 6 के +-1 फॉर्म में लिखी होंगी। कैसे लिखी होंगी दोस्तों, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 × 8, 6 × 8 -1, ये 6 8 48 और -1 = 47 हो गया। 6 के +-1 फॉर्म में लिखा है नहीं लिखा है, इसलिए ये यहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म निकला है। फॉर्म कहीं से बनते नहीं है, मैथमेटिक्स है, इसको मैथमेटिक्स में कोई चीजें रटने वाली चीजें नहीं होती, उसको आप जितना सोचेंगे उतना आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी।
तो चीजों को समझना होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीजें हैं कि ये रटने पे डिपेंड नहीं होती, और सारी सब्जेक्ट्स हैं जो चीजें आपको रटनी है, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, इसमें इंग्लिश में आपके एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारी चीजें हैं, उसमें रटना, तो आप उसको रटिए। लेकिन मैथमेटिक्स भैया एक ऐसी चीजें हैं कि जो चीजें आपको समझना है, ये चीजें रटने वाली नहीं है, ये चीजें सिर्फ पूरा की पूरी प्रूव हुई है। इसको देखिए, ये मैंने बोला 6k + -1 फॉर्म लिखी होती है, तो 6 × 8 - 1 इज इक्वल, इस फॉर्म को फॉलो कर रही हैं, तो ये चीजें होंगी। जैसे मैंने लिखा 53, ये क्या होगा, 6 × 9 इज इक्वल -1। देखिए ये 6k + -1 फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने बोला आपसे, कोई नंबर ले लूं, 83 है, तो ये हो गया 6 × 14 - 1, 14 × 84 - 1 इज इक्वल 83। लेकिन दोस्तों यहां से एक चीजें ये पता लगती हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम 6k + -1 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 110% प्रूव है। बट कोई भी संख्या 6k + -1 फॉर्म में लिखी हो वो अभाज्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर से समझिए, कोई भी अभाज्य संख्या को हम 6k + -1 फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या को अगर मैं 6k + -1 फॉर्म में लिख दिया तो वो अभाज्य ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे मैं आपको सस्पेंस भी दूर कर देता हूं, जैसे है 25 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 + 1। ये देखिए 6k + 1 फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो ये तो लिख तो गया, तो क्या 25 अभाज्य है? 25 अभाज्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अभाज्य है उनको तो हम 6k + -1 फॉर्म में लिखेंगे ही, लेकिन अगर कोई वैसी संख्याएं हैं जो प्राइम नहीं है और वो भी अगर इस फॉर्म में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम ही होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख लिया 35 हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 - 1, ये हो गया 6 × 6 = 36 - 1 इज इक्वल 35। तो क्या 35 प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं है। इसका मतलब अब आप समझ गए कि हर प्राइम नंबर को हम 6k + -1 फॉर्म में लिख देंगे, लेकिन कोई भी संख्या 6k + -1 फॉर्म में लिखी हो तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर भी कई प्रकार के प्राइम नंबर होते हैं, अब उनको हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ये सारी संख्याएं चली जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये किसका सेट है? ये सारी संख्याएं जो लिखी गई हैं, ये सारी संख्याएं हमारी प्राइम नंबर है, ये सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज यहां से आपको पता ये लगती है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक ऐसा संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो इवन है, जो सम है और प्राइम भी है, और बाकी सभी संख्याएं जो हैं ये सारी संख्याएं प्राइम होते हुए भी ऑड है। नहीं समझ में आया? सुनने है। एक चीज आप ये भी ध्यान में रख सकिए कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, बट एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं हमेशा विषम संख्याएं होती हैं,
ठीक है। तो ये सारी संख्याएं ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन दो एक ऐसी इकलौता नंबर है, एक ऐसा संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहां पे एक चीज ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि वह कौन सा नंबर है जो प्राइम होने के बावजूद भी इवन है। तो वो नंबर कौन सा है? 2। ये प्राइम भी है और इवन भी है, दो होते हुए भी ये प्राइम है और इवन दोनों है। एक चीज और यहां से निकल के आती है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज ये देखिए 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे इस पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी क्योंकि आज तो बेस मजबूत हो रहा है, आगे क्या चर्चाएं होंगी वो आपको सेकंड लेक्चर में पता लगे। ये 3 5 7 आपकी ये लगातार विषम संख्या है। 3 5 7 ये लगातार विषम संख्या है। दुनिया में इन तीन के अलावा और कोई भी लगातार विषम संख्या नहीं है, सिर्फ यही तीन संख्याएं हैं जो लगातार विषम संख्या है। 3 5 7 ये लगातार आ रही है। देखो 3 एक पैटर्न में आ रहे, 3 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसमें गैप कितने का है? 2 2 का है, इसलिए इनको हम बोलते हैं लगातार विषम संख्याएं। बाकी और सभी संख्याएं देखिए 11 13, 11 13 के बाद फिर 17, 4 का डिफरेंट, फिर 2 का डिफरेंट, फिर आगे 3 का डिफरेंट, फिर आगे 10 का डिफरेंट, फिर एक एक में 11 11 का डिफरेंट, 12 12 का डिफरेंट आएगा। तो वो हमारे लगातार नहीं आ रहे हैं, तो ये लगातार आ रहे हैं, इसलिए हमारे ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। देखिए यहाँ 7 से 11, 4 का डिफरेंट होगा, फिर 2 का डिफरेंस होगा, फिर 4 का डिफरेंट होगा, फिर 2 का डिफरेंट। तो ये एक लगातार में नहीं आ रहे, बट ये 3 5 7 ये एक ऐसी संख्या है जो 2 2 के डिफरेंस पे आ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, लगातार विषम संख्या। देखिए दोस्तों स्पेलिंग पे मत जाइयो, हो सकता है स्पेलिंग कहीं इधर उधर गलत भी हो गई हो, तो स्पेलिंग पे मत जाइयो। हमें पढ़ना है, जो चीज हमें पढ़ना है हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों एक चीज और भी है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर भी होते हैं। इसको भी आपको दिमाग में बैठा लेना है कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों दूसरा पढ़ते हैं प्राइम नंबर। एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर्स, इस पे ध्यान देना दोस्तों, नंबर्स, या इसको को प्राइम भी बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। दोस्तों मेरे बात पे ध्यान दो, मैंने संख्या नहीं बोला, मैंने बोला संख्याएं। संख्याएं का मतलब एक तो संख्या होगी नहीं, दो संख्या होगी। नंबर्स बोला है मैंने, प्लूरल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों वैसे ऐसे 2 नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे 2 नंबर जिनका HCF मासा 1 आता है, वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आता है तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे है 15 और 19। दोस्तों अगर इनका हम HCF निकालेंगे तो इनका HCF आएगा कितना? 1 आएगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे दोस्तों हो गया 20 और 23। दोस्तों इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो इन दोनों का मासा जब निकालेंगे तो मासा 1 आएगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे दोस्तों हो गया 16 और 17, ये दोस्तों आपस में को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। ये तो दोस्तों हमने को प्राइम पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा भाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वो हमारे ट्विन प्राइम्स नंबर होते हैं। ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 होता है, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे दोस्तों
3 और 5, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो गए। जैसे 5 और 7 है दोस्तों, ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है और दोनों प्राइम है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, जैसे दोस्तों 11 एंड 13, देखिए दोनों दोस्तों प्राइम नंबर है और इनके दोनों का बीच का डिफरेंस 2 का है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों अगर ये ऐसा हो 15 एंड 17, 15 एंड 17, क्या दोस्तों ये ट्विन प्राइम नंबर है? ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बीच का डिफरेंस तो 2 है, इनके बीच का अंतर 2 तो है, बट एक संख्या अभाज्य है और दूसरी संख्या भाज्य है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुए। ट्विन प्राइम का नंबर का मतलब होता है दोनों के दोनों अभाज्य हो और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुए। और इनके देखिए तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर 2 का है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर होंगे। समझ में आया दोस्तों? ट्विन प्राइम नंबर यही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या दोस्तों उसे कहते हैं जैसे कोई संख्या है, उसका जितने फैक्टर आते हैं, कोई संख्या हो उसके जितने फैक्टर आते हैं, उन सभी फैक्टर को आपस में जोड़ लेते हैं, बट उसको नहीं जोड़ते हैं जो उसका स्वयं का फैक्टर होता है। जैसे 5 का स्वयं का फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। 8 स्वयं का फैक्टर क्या होगा? 8 ही होगा। तो स्वयं को ना जोड़ के और उसके जितने फैक्टर हैं, जितने गुणनखंड हैं, उनको सबको जोड़ लेते हैं, तो जिसका अगर फैक्टर कर रहे हैं उसके अगर बराबर आ जाता है तो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ऐसे डेफिनेशन से हो सकता है न समझ में। जैसे दोस्तों है 6, अब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 के दोस्तों कितने फैक्टर आएंगे? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? इसके 4 फैक्टर हुए, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ये इतनी संख्याओं से कट जाएगा। बट दोस्तों मैंने आपसे बताया कि पूर्ण संख्याएं वो होती हैं कि जो इनका फैक्टर आया है इनको आपस में जोड़ लीजिए, लेकिन उसको मत जोड़िए जो स्वयं है उसका फैक्टर। जैसे 6 का फैक्टर 6 भी है तो ये स्वयं का फैक्टर है, तो इसको नहीं जोड़ना है, बाकी जितने हैं उनको जोड़ लेना है। जैसे अब इसको बचे हैं 1 + 2 + 3 इज इक्वल कितना हो गया दोस्तों? 6, इसके बराबर हो गया, तो अब हम ये बोल देंगे कि ये पूर्ण संख्या है। समझ में आया दोस्तों? जैसे एक चीज और मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल लेकर आओ। जैसे है 28, 28 है दोस्तों, तो इसको हो गया 1 2 4 7 14 28, इतनी संख्याएं 28 को काटेंगी, इतनी संख्याएं काटेंगी, तो इनके फैक्टर हुए। अब इस 28 को छोड़ के, इस 28 को छोड़ के बाकी सभी को ऐड कर लेना है। अगर ऐड करने के बाद वो 28 के इक्वल आ जाता है तो समझ लीजिए वो हमारे परफेक्ट नंबर होंगे, पूर्ण संख्या होगी। देखो दोस्तों हम करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28, 28 के बराबर हो गया, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ संख्या होती है जैसे 6 28 और 496, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों हम देखते ये हैं कि ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब इसमें इतने हमारी पूर्ण संख्या, और भी आगे पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों, बट इतने पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, इसके अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आते नहीं इससे क्वेश्चन। तो अगर आपसे यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 6 होती है। 6 के अलावा अगर आप 5 का देखेंगे तो 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे, उनको ऐड करेंगे तो वो 5 के इक्वल नहीं होंगे, 4 के भी नहीं होंगे, 3 के भी नहीं होंगे, 2 के भी नहीं होंगे। तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्तों? 6 होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको सारे नंबर से पढ़ा दिए, आपको मैंने
होल नंबर पढ़ाया, मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया, नेचुरल नंबर पढ़ाया, इवन पढ़ाया, ऑड पढ़ाया, को प्राइम पढ़ाया, कंपोजिट नंबर पढ़ाया, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ाया, सारे नंबर्स हो गए, जितने थे सारे नंबर हो गए। अब दोस्तों संख्याओं को हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, कौन संख्या कैसे होती है, क्या होती है, कौन किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन किसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इवन संख्याएं किसे कहते हैं, सारी संख्याओं का हम बारे में सीख लिया दोस्तों। अब हमारा इंटीजर मैंने पढ़ लिया, डेसिमल में पढ़ लिया, अब मेरा बचा है फ्रैक्शन दोस्तों। तो अब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आपको जितना आज के लेक्चर में पढ़ाया गया, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का सस्पेंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे अपना लेक्चर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, वैसे तो मैंने इतने कोशिश करके आज आपको मैंने पहले लेक्चर में सिर्फ नंबर ही समझाया, इतने देर से 1 घंटे से ऊपर हो गई क्लास, इतने देर से समझाया, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ये मुझे पता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।